रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1898। तो गोल्जी अपरेटस जो है 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। दिस अपरेटस विच वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड द सिस्टर्नी। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं जिनको हमने जो कि कहा कि फ्लैट हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लगा रखा, ढेर लगा रखा है। इन वेसिकल का जो ढेर होगा जिसमें आपस में इनके राब्ते भी हैं चैनल के ज़रिए से और छोटी छोटी वेसिकल्स भी इनके साथ अटैच हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसमें सिस्टर्नी, जिसको हमने फ्लैटेंड सैक्स का नाम दिया, चैनल्स और वेसिकल मिलकर ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाया। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। तो सेंट्रल स्टॉक से मुराद यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उधर से, या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से इसका कन्वेक्स साइड स्टार्ट हो रही है, कन्वेक्स उभरा हुआ हिस्सा। तो वेसिकल का जो उभरा हिस्सा है जो कि इसका फार्मिंग फेस है, इट इज़ टुवर्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवेलप। और वो जो कनकेव है, जो दबा हुआ हिस्सा है, वो अवे फ्राम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। तो ये जो दबा हुआ हिस्सा इसको कहते हैं कनकेव साइड, इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। तो जो पहले वाला है कन्वेक्स वो फार्मिंग फेस जिसको हम सिस गोल्जी भी कह देते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो कनकेव है, दबा हुआ हिस्सा है, इसको मैच्योरिंग फेस या ट्रांस गोल्जी भी कह देंगे। इट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड सेंट्रल स्टॉक। सिस्टर्नी स्टॉक आर कंटिन्यूसली फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो चीज़ न्यूक्लियस ने मैनेज करनी है वो वाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोडक्ट भी बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बड ऑफ हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। वो जो वेसिकल्स है उसका नाम रखा हमने ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो आके फ्यूज़ कर जाएगी, मिल जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। देयर आउटर कन्वेक्स फेस इज़ द फार्मिंग फेस वाइल द इनर कनकेव फेस इज़ द मैच्योरिंग फेस। दिस सिस्टर्नी ब्रेक ऑफ इनटू द वेसिकल फ्राम द लेटर। और जो मैच्योरिंग फेस है वहाँ से जो चीज़ अंदर आई थी, जहाँ उसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वहाँ से ये वेसिकल की शक्ल में टूट के अलग हो जाएगा। द होल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्नी थॉट टू बी मूविंग फ्राम आउटर टू इनर फेस। तो आउटर फेस से इनर फेस की तरफ, यानी कि फार्मिंग फेस से मैच्योरिंग फेस की तरफ, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो इन कंटिन्यूस मोशन है। इसमें डायग्राम भी आप देख रहे हैं, जो फार्मिंग फेस है ये कन्वेक्स है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, और जो मैच्योरिंग फेस है वो मेम्ब्रेन की तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, लिखा भी हुआ डायग्राम में। इसके हाथ ट्रांसपोर्ट वेसिकल छोटी छोटी बनी हुई हैं, और न्यू वेसिकल जो बन रही होती हैं वो भी बना के दिखा रखी हैं किस तरह से। ये ऊपर वाले डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में ये दिखाया गया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एरो की निशानदेही कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल वहाँ से आई, जो चीज़ भी बनी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फ्यूज़ कर गई। जहाँ इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से बर्ड ऑफ होने के बाद सेल के अंदर या सेल के बाहर अहम रोल अदा कर सकता है। इसकी उन्होंने डिटेल बता रखी है। दिस फिगर शो दैट द रिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे, इसमें बात आ जाएगी। द गोल्जी अपरेटस हैज़ टू एंड, द फार्मिंग फेस एंड द मैच्योरिंग फेस। ब्लेब फ्रॉम द टिप्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द गोल्जी अपरेटस ब्लेब वेसिकल। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है वो मिल जाएगी गोल्जी अपरेटस में। सिस्टर्नी एट फार्मिंग फेस, वेयर एज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल का नाम देंगे, आर पिंच ऑफ एट द मैच्योरेशन फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। उसके बाद ये एक अलग से हो जाएगा जिसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम का नाम भी दिया। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट
सेंथेसाइज ऑन द राइबोसोम। तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वहाँ से जो चीज़ बनी, एंजाइम बना, प्रोटीन बनी, ये फिर आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई किए जाएंगी, जिसको कहता है कि दीज प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन इन द गोल्जी एपैरेटस। वहाँ से इनको मैन्युफैक्चर करके सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। इसका काम क्या है? सेल की सिक्रीशन से वाबस्ता है। सिक्रीशंस आर प्रोडक्ट फॉर्म विद इन द सेल ऑन राइबोसोम एंड देन पास टू द आउटसाइड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम ने चीज़ बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती हुई बाहर चली गई। सिक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड आर पैक्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट। बाहर भेजने से पहले इसको मॉडिफाई किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स द पैंक्रियाज सीक्रेट ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो जो पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम हैं, ग्रैन्यूल्स की शक्ल में जो पैक हो रहे होते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही पैक हो रहे होते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रैन्यूल। द प्रोटीन आर द एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो चीज़ सेल से बाहर जा रही है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस apparatus इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाई एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का नाम दिया। तो एक तो काम सेल की सिक्रीशन से वाबस्ता हो गया, दूसरा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बनाने में भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का लफ्ज़ी मतलब लाइसो और सोमा से बना। लाइसिस या लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब बॉडी। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स दैट आर डिफरेंट फ्राम अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। इसकी शेप के लिहाज से बाकी ऑर्गेनेल्स से मुख्तलिफ। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दे वर आइसोलेटेड एज ए सेपरेट कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डियोडव इन 1949। तो 1949 में सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया। डियोडव ने साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया। लाइसोसोम जैसे पहले हम बता चुके, लाइसो और सोमा का मजमूआ। दे आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री इनटू द सेल इज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम एज इज कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेज। तो जो चीज़ भी सेल के अंदर आ गई फूड वैक्यूल की शक्ल में, उसको लाइसोसोम की मदद से डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। सेल के अंदर जो चीज़ वेसिकल की शक्ल में आई है, ये फैगोसाइटोसिस का अमल था और इसको डाइजेस्ट करवा लिया गया। इट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दो सेल्स दैट एक्सिबिट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। वो जो कि फैगोसाइटोसिस ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबंडेंट हैं। दे आर बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक rich in acid phosphatase enzyme and several other hydrolytic enzymes. These enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum and are further processed in the Golgi apparatus. तो ये rough endoplasmic reticulum पर बने एंजाइम और Golgi complex में प्रोसेस किया इनका। The processed enzymes are budded off as the Golgi vesicle and are called primary lysosome. तो Golgi vesicle से ये जो processed enzyme बाहर आए हैं, उनका नाम हमने प्राइमरी लाइसोसोम का नाम रखा। लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइटोज्ड फूड। तो फैगोसाइटोज फूड पार्टिकल जो भी आया उसको डाइजेस्ट करवाना इसी लाइसोसोम का काम है। अब बेटा ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स हैं उन्होंने डिजायर्ड एंजाइम तैयार किए और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फ्यूज़ कर गई। वहाँ से ये प्राइमरी लाइसोसोम की शक्ल में अलग हो गया। अब फूड वैक्यूल दिखाया जा रहा है कि एंडोसाइटोसिस के अमल से फूड वैक्यूल बना, उसके साथ जब ये लाइसोसोम मिलेगा तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। इसको डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा। डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो खुराक डाइजेस्ट नहीं हुई वो मेम्ब्रेन से टच करके बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा जो डैमेज पार्ट सेल के हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं, 500 के करीब हैं एवरेज, इससे ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। वो अगर एक आध माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम छोड़ जाए या राइबोसोम कसरत से पाए जाते हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म भी हैं,
अगर एक आध राइबोसोम काम छोड़ जाए तो वो सेल के लिए बेकार है, वो बोझ है सेल में। तो लाइसोसोम ने क्या करना है, उसको खाना है। कैसे खाना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने उस चीज़ को जो बेकार हो चुकी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फूड वैक्यूल की शक्ल दे देनी है उसके गिर्द घेरा डाल के। अब ये फूड वैक्यूल अलहदा हो गया, लाइसोसोम सेल के अंदर 30-40 मौजूद हैं, तो एक आध लाइसोसोम इसी फूड वैक्यूल से टकराएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बना के इसको डाइजेस्ट करवा देगा। ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोफेगी। जैसे नीचे लिखा हुआ है, लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म or any other foreign object which are engulfed in the cell as phagocytotic vacuole. These fuse with the primary lysosome to form digestive vacuole, जिसको secondary lysosome का नाम देंगे, in which various lysosomal enzyme digest various component of the vacuole. Sometime under abnormal circumstances, जैसे कि starvation, भूख लग रही है, खाना मिल नहीं रहा, और in a normal physiological process, the parts of the cell are engulfed by primary lysosome and are digested to generate energy. जैसे कि इसको एनर्जी जनरेट करने के लिए अपने पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया जाए। The lysosome which eat parts of its own are known as autophagosome. इसको हम क्या कहेंगे, autophagosome का नाम देंगे। The digestible vacuole and the autophagosome are also known as the secondary lysosome. The particles they are also involved in the autophagy, self-eating, जैसे हमने डिस्कस कर लिया। During this process, some old worn out part of the cell such as the old mitochondria are digested. In this way, material of the cell may be recycled and cell may be renewed. These enzymes can also result in degeneration of the cell, as may occur during some developmental process. लाइसोसोम आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस में, जैसे कि हमारे हाथ की दरमियान की उंगलियां जो हैं जुड़ी हुई होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो इनको खोलने के लिए कोई काटता नहीं है उंगलियों को दरमियान से, बल्कि इनकी झिल्लियों को डिज़ोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर लाइसोसोमल एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, तो पूरे का पूरा सेल जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उंगलियाँ एक दूसरे से आज़ाद हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोलाइसिस कहलाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसके अलावा इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम है, अगर वो ना हो तो बहुत सारे डिजीज़ सामने आ जाती हैं, जिनका नाम है स्टोरेज डिजीज़, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर जमा तो हो रही हैं, लेकिन बवक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। सेवरल कंजेनिटल पैदाशी डिजीज़ कैन हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू अकमुलेशन विद इन द सेल ऑफ सब्सटेंसेस सच एज द ग्लाइकोजन और वेरियस glycolipids. They are called storage disease and are produced by mutation that affect one of the lysosomal enzyme involved in the catabolism of certain substances. For example, in glycogenesis type 2 disease, the liver and muscle appear to filled with glycogen within the membrane bound organelles. तो इसमें क्या होगा, जो सरप्लस कार्बोहाइड्रेट हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे मसल में या लीवर में जमा हो जाते हैं। इन दिस डिजीज एन एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज एब्सेंट। तो वह एंजाइम जो बवक्त ज़रूरत ग्लाइकोजन को तोड़े ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दे ताकि वो एनर्जी जनरेट करवा सके, वो नहीं होगा। अबाउट 20 सच डिजीज आर नॉन दीज डेज। तो साइंटिस्ट ने तकरीबन 20 की लगभग बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि लाइसोसोम में ख़ास एंजाइम के ना होने की बुनियाद पर आइडेंटिफाई की हैं, विच आर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। For example, Tay-Sachs disease, it is because of absence of enzyme that is involved in the catabolism of lipid. तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होगा, लिपिड बन तो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा। Accumulation of lipid in the brain cell lead to the mental retardation and even death, जिसकी बुनियाद पर अगर लिपिड्स की मिकदार ब्रेन में बढ़ जाए तो वो डेंजरस हो सकती है, मौत से वाक़या कर सकता है।